वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे साउंड, ध्वनि। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ध्वनि का संचरण। संचरण मीन्स गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किस प्रकार होता है समझाइए। यानी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है ये बताना है। तो लेते हैं ध्वनि का संचरण। वस्तुओं में कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, जैसे हम कहें स्कूल की घंटी को हथौड़े से पीटते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कंपन, और जिससे वो क्या है, बजने लगती है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना। और जिस द्रव्य से ध्वनि संचारित होती है, जिस पदार्थ से ध्वनि गमन करती है, उसे माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम। जैसे घंटी बजने की आवाज वायु में होकर हमारे यहाँ कानों तक पहुंचती है, तो वायु क्या हुआ? माध्यम। क्या हुआ? माध्यम। अब देखते हैं तो ध्वनि का संचरण कैसे होता है। वस्तु के कंपन करते समय, वस्तु जब कंपन कर रही है, जैसे घंटी वाइब्रेट हो रही है, घंटी हथौड़े से पीटी तो क्या होता है, उस समय माध्यम के कण कंपित होने लगते हैं। घंटी की जो पास वायु है उसके भी कण कंपन करेंगे। लोहे में से वो कंपन कहाँ जाएंगे? वायु में। ये कंपन वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण जो होते हैं, जैसे वस्तु क्या होगी, घंटी, उसके माध्यम के कण क्या होगी, वायु के कण, अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं यानी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं, जिससे निकटवर्ती कणों पर बल या हम कहें ऊर्जा लगाकर उसको विस्थापित कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ाएंगे और अपनी स्वयं मूल स्थिति में आ जाएंगे। वो जहाँ का था वहीं आ जाएगा, लेकिन उसको अगले वाले कण को उसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, उस पर बल लगा दिया और स्वयं वापस उसी माध्यम में उसी अवस्था में लौट आया। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक न पहुंच जाए। इससे कण क्या होगा, आगे नहीं बढ़ते, कण नहीं चलते, कण अपने स्थान पर ही रहते हैं माध्यम के, परंतु विक्षोभ जो ऊर्जा है, जो तरंग है, वो आगे बढ़ती है, विक्षोभ आगे बढ़ता है, कण वहीं के वहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ये स्वरित रे यू आकार का बैंड होता है, उसमें एक हत्था लगा होता है, तो इसको रबड़ पैड पर मारते हैं। जैसे एक चिमटा हो गया घर में, ये मान लो रबड़ पैड पर मारेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, ये कंपन करेगा, तो यहाँ इसके कंपन से इसके पास की वायु पर दबाव पड़ेगा कणों पर, तो यहाँ ये सघन माध्यम पैदा होगा, जिसको कहते हैं हम संपीड़न, कंप्रेशन। ये सी क्षेत्र पैदा होता है और ये इस पर यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र पैदा होता है, जिसे विरलन कहते हैं। फिर उच्च दाब वायुदाब का होगा, यानी कि आगे धक्का दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे कण ये चलते जाएंगे, तो यहाँ ये संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते जाते हैं वायु में। वायु ध्वनि संचरण के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है। कंपित वस्तु की वायु, कंपित वस्तु है कि वायु को धक्का देकर संपीड़न उत्पन्न करती है। कंपित वस्तु ये है वायु, ये स्वर्ग, ये इसको धक्का देकर क्या कर रही है, यहाँ संपीड़न उत्पन्न कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कंपित वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है, ये आगे धक्का देगी तो संपीड़न होगा, पीछे की ओर आएगी तो यहाँ विरलन पैदा होगा, पीछे की ओर उत्पन्न होती है तो विरलन उत्पन्न करती है। यह संपीड़न विरलन ध्वनि तरंगे बनाते हैं, यानी एक संपीड़न और एक विरलन मिलकर क्या बनेगा, एक ध्वनि तरंग बन जाएगी, एक संपीड़न और। तो ये संपीड़न विरलन के रूप में क्या हो जाता है, संचालित होती रहती है। अब संपीड़न क्या है, बार बार ये संपीड़न संपीड़न कर रहे हैं, तो ये संपीड़न होता है कंप्रेशन, इससे उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, कंप्रेशन सी ले लिया। और विरलन ये रेयर फैक्शन होता है, ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, जिसे हम आर से दिखाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ संपीड़न और विरल के रूप में ये विक्षोभ आगे गति करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग के प्रकारों को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ आपको समझ में आएगा तरंग का संचरण कैसे होता है, ये पता चला है ना। माध्यम के कण क्या होते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण करते रहते हैं एक दूसरे से, और तो संपीड़न विलयन के रूप में ये आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब तो देखा है तरंग क्या है, ये कितने प्रकार की होती है ये मान लो। तो तरंग देखते हैं पहले। तरंग माध्यम के कणों में उत्पन्न विक्षोभ, जो माध्यम है जैसे अभी स्वरित बज रहा था, उत्पन्न उसमें विक्षोभ जो एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा स्थानांतर करता है। जैसे यहाँ मैंने स्वरित बनाया, यहाँ कण है बहुत सारे, अब ये क्या है, एक कण है यहाँ पर, ये इसमें ऊर्जा देगा, ये अगले कण में देगा, ये अगले कण में देगा, एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी ऊर्जा देता है, ऊर्जा स्थानांतरण करता है। इसी क्या कहेंगे हम, तरंग कहेंगे। इस विक्षोभ को क्या कहेंगे, तरंग। अब तरंग दो प्रकार की होती है ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर। तो यहाँ पर यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगें, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो प्रकार की होती हैं वेव। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहली है आपकी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक ऐसी तरंगें जो माध्यम के कणों की कंपन की दिशा में, जैसे माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं है ना, तो कंपनी गति के द्वारा संचारित होंगी, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए यानी गमन करने के लिए हम कहें, या इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसी तरंगों को कहते हैं हम यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स। जैसे ध्वनि तरंगें, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें इसकी उदाहरण है। ऐसी तरंगें जो माध्यम के कणों के कंपन गति के द्वारा यानी वाइब्रेट होते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। अब दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय तरंगें। तो ये तरंगें क्या होती हैं, ऐसी तरंगें जो माध्यम एवं निर्वात दोनों में गमन कर सकती हैं। वायु, ठोस, द्रव यानी ये माध्यम हो गए, इनमें भी गमन करेंगी, इनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती हैं। और निर्वात यानी कोई यहाँ माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के भी गमन कर सकती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जैसे रेडियो तरंगें है ना। तो यहाँ पर ये दो प्रकार की होगी। तो यहाँ जो हमारी जो अध्ययन करने जा रहे हैं ध्वनि तरंगों के बारे में, वो मुख्य रूप से कौन सी तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्यान रखना, कौन सी तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, जो माध्यम के कण हैं उसके कंपन के आधार पर वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, वो तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर हमने पढ़ा है ध्वनि तरंगें दो प्रकार की होती हैं। तो एक पहली अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंग। इसमें क्या होता है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गति करेंगे, लंबवत। ये तरंगें सुरंगों या गर्तों के रूप में, ये तरंगें सुरंगों या गर्तों के रूप में, सुरंग, उभार, गर्त, पिट्स, गड्ढे के रूप में आगे बढ़ती हैं। और एक सुरंग और एक गर्त मिलकर क्या बनती है, एक तरंग बनती है, एक सुरंग। जैसे ये कोई यहाँ पर मैंने मुख्य, अब यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रही है तरंग, ये हो गया ऊपर सबसे हाईएस्ट विक्षोभ है ये सुरंग, और नीचे की आई ओर ये गर्त हो गया, और ये फ्रग सुरंग हो गया, फिर ये गर्त हो गया। तो ये सुरंगों या गर्तों के रूप में, ये ऊपर वाले सुरंग हैं, ये नीचे वाले गर्त कहलाते हैं, के रूप में आगे बढ़ती हैं। आई, और दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग कहलाती है, या कहें हम
एक सुरंग और एक गर्त मिलकर एक तरंग बनाती है, एक तरंग बनाती हैं, ये ध्यान रखना। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो कैसे करते हैं, जो मान लो तरंग कैसे चल रही है, आगे की ओर चल रही है इसमें, लेकिन भाई माध्यम के कण कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे, यानी लंबवत गति करते हैं। जैसे तालाब में कोई पत्थर मार दिया, पत्थर मार दिया तो तरंगे लहरें किनारे की ओर आएंगी, लेकिन पानी के कण कैसे करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे लंबवत। तरंग कैसे चल रही है, किनारे की ओर ऐसे, और पानी के कण कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे, तो लंबवत गति करते हैं। जैसे रेलगाड़ी की पटरी को कोई हथौड़े से ठोके ऊपर से, तो उसकी ध्वनि तो ऐसे जाएगी तरंग तो, लेकिन पटरी में जो लोहे के कण कैसे करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे। तो इस प्रकार की तरंगे कैसी होंगी भाई, ये होंगी तुम्हारी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। आया समझ में कैसे चलती हैं, सुरंगों गर्तों के रूप में चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया कि जल में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंगे, इसका ही उदाहरण होगा। अब आगे लेते हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम आगे का टॉपिक। थैंक यू।